संगीत सम्राट खासाहेब उस्ताद अलादिया खा यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या संगीत संमेलनामध्ये मी आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. कलकत्ता येथील ITC संगीत रिसर्च अकादमी प्रस्तुत ITC संगीत संमेलनाचं आजचं दुसरं सत्र आहे. या सत्रामध्ये आपण आदरणीय उस्ताद अजीजुद्दीन खा साहेब यांची प्रकट मुलाखत ऐकणार आहोत. त्याचबरोबर खासाहेब उस्ताद अलादिया खा साहेब यांच्या शिष्यवर्गाचं दुर्मिळ ध्वनिमुद्रण आपण इथं ऐकणार आहोत. मी विनंती करतो आदरणीय बाबा तथा अजीजुद्दीन खा साहेब आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या संचालिका श्रीमती श्रुती सडोलीकर यांनी व्यासपीठावर यावं. संगीताचं ऐतिहासिक महत्त्व लोकांच्या समोर यावं म्हणूनच आजच्या संगीत संमेलनामध्ये हा मुलाखत वजा चर्चेचा भाग आपण घेतलेला आहे. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी देवल क्लबच्या कार्यकारी मंडळाचे संचालक डॉक्टर दीपक अंबर्डेकर यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. डॉक्टर दीपक अंबर्डेकर. नमस्कार मंडळी. देवल क्लब देवल क्लब आणि ITC यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण गौरीशंकर संगीतातील किंवा गायन महर्षी मरहूम अलादिया खा साहेब यांचा 150वा जन्मदिन साजरा करतो आहोत. आणि त्यासाठी आपण जो हा समारोह आयोजित केलेला आहे त्याच्यातील हे आज दुसरं सत्र आपण पाहतो आहे. सर्वसाधारणपणे देवल क्लब म्हटल्यानंतर आपल्या इथं उपस्थित असणाऱ्या लोकांना सर्व माहिती आहे आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये सतत आपण ही माहिती कानावर पडते आपल्या. पण कदाचित काही जणांना माहिती नसेल की खा साहेब हे स्वतः देवल क्लबच्या कार्यकारिणीचे सदस्य होते. विशेषतः जेव्हा देवल क्लब रजिस्टर झाला त्यावेळेला स्वतः खा साहेब हे ह्या कार्यकारिणीचे सदस्य होते. जसं आपल्याला माहीत आहे की देवल क्लबमध्ये त्या काळामध्ये अनौपचारिक आणि औपचारिक अशा अनेक मैफिली होत असत आणि त्याच्यामध्ये खा साहेबांचा अत्यंत नियमित असा मैफिलींचा कार्यक्रम होत असे. कैलासवासी गोविंदराव टेंबे यांचं सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहेच. तर अशा ह्या देवल क्लबच्या वास्तूमध्ये ज्या थोर लोकांचं वास्तव्य झालेलं आहे, ज्यांचे कार्यक्रम झालेले आहेत, अशांपैकी खा साहेब हे सर्वात उच्च प्रतीचे असे आपले कलाकार आहेत. आज त्यांचा जेव्हा आपण इथं कार्यक्रमाचा त्यांच्या गायकीचा विचार करतो तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी साधारणपणे 1895-96 दरम्यान जेव्हा खा साहेबांना कोल्हापूरला पाचारण केलं आणि त्यांच्या विनंतीस मान देऊन जेव्हा ते इथं आले त्याच्या आधीच काही थोडी वर्ष खा साहेबांच्या आवाजामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जवळजवळ 2 वर्ष त्याच्यामध्ये त्यांना त्रास होत होता आणि त्यानंतर त्यांनी अत्यंत महत्प्रयासाने आणखीन कष्ट घेऊन त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवीन कल्पना आणलेल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर थोड्याच वर्षामध्ये ते कोल्हापूरला आलेले होते. साधारणपणे कोल्हापूरमध्ये त्यांचं वास्तव्य 1922पर्यंत होतं. 1855 साली खा साहेबांचा जन्म झाला. हे जर का लक्षात घेतलं तर साधारणपणे वयाच्या 41व्या वर्षी 40-41व्या वर्षी ते कोल्हापुरात आले आणि त्याच्या पुढं जवळजवळ एक 27-28 वर्ष ते कोल्हापूरमध्ये होते. म्हणजे 40 ते 67 वर्षाच्या वयापर्यंत त्यांचा जो काही वास्तव्याचा काळ होता तो कोल्हापुरामध्ये होता. आणि आज जयपूर घराण्याची गायकी किंवा जयपूर घराण्याच्या गायकीची जी काही वैशिष्ट्ये समजली जातात ह्या सगळ्याचे प्रयोग, त्या सगळ्यांचा वापर, त्या सगळ्यांचा प्रसार हा कोल्हापुरात झालेला आहे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्या अर्थाने जर का विचार केला तरी जयपूर घराण्याची गायकी जरी म्हटलं तरी ह्याला कोल्हापुरी गायकी म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरू नये, कारण हे सर्व जे प्रयोग आहेत ते कोल्हापूरमध्ये झालेले आहेत. कोल्हापूरनंतर काही वर्ष खा साहेब मुंबईला होते, परंतु त्यांचं इथं सतत येणं जाणं होतं आणि 1942 साली जेव्हा त्यांचा इथं सत्कार समारोह झाला त्याची आपल्या इथल्या काही ज्येष्ठ लोकांना निश्चितच कल्पना असणार आहे. खासाहेबांचे शिष्यवर्ग
आणि त्यांचा वंशविस्तार हा सगळा कोल्हापूरमध्येच झालेला आहे. आजसुद्धा आपले सर्वांचे आवडते असे बाबा आणि त्यांचा सर्व वंशविस्तार हा कोल्हापूरमध्येच आहे. त्यांचा शिष्य परिवार जो आहे त्याचीसुद्धा सर्व अगदी सुरुवातीपासूनचे ते आत्तापर्यंतच्या कोल्हापुरातल्या कलाकारांच्या पर्यंतचा जो काही शिष्य परिवार आहे त्याचंसुद्धा आपल्याला सर्व पाहता येतं की तेव्हापासूनचं आता कोल्हापूरमध्येच त्यांचं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं खासाहेबांचा कोल्हापूरशी असलेला संबंध, देवल क्लबशी असलेला संबंध हा लक्षात घेतला तर देवल क्लबतर्फे अशा प्रकारचा जन्मदिनाचा कार्यक्रम होणं हे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, सर्वांना आनंददायी आहे आणि त्याच्यामुळंच हा कार्यक्रम आपण इथं करतोय. ह्या कार्यक्रमाचं स्वरूप लक्षात घेतलं तर आपण काल गायन सभा ऐकलेली आहे. श्रुतीताईंच्या आणखीन मुखर्जी साहेबांच्या गाण्याचे सूर आजही आत्ताही आपल्या कानात निश्चितचपणे रेंगाळत आहेत. आणि आज आपण हा जो मुलाखतीचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये जे संगीतातले जाणकार आहेत, जे चिकित्सक आहेत आणि जे उत्सुक आहेत अशा कोल्हापुरातल्या बऱ्याचशा लोकांना जयपूर घराण्याच्या ह्या गायकीबद्दलची आणखीन काही माहिती मिळावी, त्याची वैशिष्ट्ये समजावीत असं संयोजकांना निश्चितपणे वाटतं आणि त्याच्यामुळंच हा आजचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. बाबा गवईंना खासाहेबांचा भरपूर सहवास मिळालेला आहे, त्यांच्याकडून तालीम मिळालेली आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांच्या इतका अधिकारी व्यक्ती त्या संदर्भात सांगू शकेल असे आज तरी कोणी आहे असं मला वाटत नाही. जर का तसाच विचार केला तर त्यांची मुलाखत कोणी घ्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहे. परंतु आज आपल्याकडे श्रुतीताई आहेत आणि त्या जयपूर घराण्याच्या खासाहेबांच्या पासूनच्या शिष्य परंपरेतल्या शिष्य आहेत. गुलूभाई जसदनवाला, त्याच्यानंतर वामनराव सडोलीकर, त्याच्यानंतर श्रुतीताई, अशी ती एक अखंड परंपरा आहे आणि ज्याला आपण एक घराणेदार गायकी म्हणतो अशा प्रकारची ही गायकी आहे आणि त्यांच्या इतके उत्तम मुलाखत घेणारे आपल्यासाठी उपलब्ध झालेले आहेत. हा एक त्याच्यामध्ये आणखीन आनंदाचा भाग आहे. ह्या कार्यक्रमासाठी आणखीन एक ह्याच परिवारातले ज्येष्ठ असे कलाकार मधुसूदन कानिटकर किंवा आप्पासाहेब कानिटकर हे सुद्धा खरं तर आज ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते, परंतु नुकतंच काही त्यांचं सर्जरीवर ऑपरेशन वगैरे झाल्यामुळं ते आज ह्या कार्यक्रमाला येऊ शकत नाही आहेत. परंतु ते आज असते तर आणखीन आपल्याला त्याच्यामधली जयपूर घराण्याच्या माहितीमधली रंगत माहिती पडली असती. ही जी मुलाखत आहे ह्या मुलाखतीचं आणखीन एक असं वैशिष्ट्य आहे की आज ह्या कार्यक्रमातला जो ITCचा सहभाग आहे तो अशा अर्थानं महत्त्वाचा आहे की ITCकडे जे असंख्य जुन्या अशी रेकॉर्डिंग्ज आहेत ज्याचं खास आर्काईव्ह बनलेलं आहे त्यांच्याकडं, ही आजची जी मुलाखत आहे ही त्या आर्काईव्हमध्ये नोंदली जाणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं जर का विचार केला तर ह्याचं एक चिरंतन असं आपल्यासमोर निश्चित एक खूण राहणार आहे ह्याची. तर अशा ह्या आजच्या कार्यक्रमाच्यामध्ये आपल्याला सर्वांना निश्चित उत्सुकता असणार आहे. ह्या कार्यक्रमामध्ये जयपूर घराण्याचे अत्यंत जे थोर आणि नामवंत असे कलाकार आहेत, ज्यातले काही दिवंगत झालेले आहेत, त्यांची दुर्मिळ अशी जी रेकॉर्डिंग्ज आहेत ती पण आज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहेत. आणि अशा ह्या कार्यक्रमाच्या स्वरूपामध्ये आपणासारख्या सुज्ञ आणि ज्येष्ठ लोकांना जर का काही प्रश्न असतील, शंका असतील तर त्याचं निश्चित निरसन केलं जाईल. फक्त मी आपणा सर्वांना एवढीच विनंती करेन की श्रुतीताईंनी जर का परवानगी दिली तरच आपण हे प्रश्न त्यांच्या सोयीप्रमाणे विचारावेत. कार्यक्रमाचं स्वरूप ते आता ठरवतील आणि त्यामुळं माझं हे प्रास्ताविक इथंच मी थांबवतो आणि आपल्या कार्यक्रमाची पुढची सूत्र बंकापूरकडे देतो. धन्यवाद. मुलाखतीच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत. गायन समाज देवल क्लबच्या कार्यकारी मंडळाचे संचालक श्री प्रभाकर कुलकर्णी हे करतील. कोल्हापूरच्या संगीत क्षेत्रातील बुजुर्ग आणि अनुभवसिद्ध व्यक्तिमत्व आदरणीय बाबा तथा उस्ताद अजीजुद्दीन खां साहेब. आणि काल आपण ज्यांच्या संगीत मैफिलीचा अनुभव घेतला त्या श्रीमती श्रुती सडोलीकर काटकर. कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची सूचना आपली नेहमीचीच मोबाईल्सची, पण आज ती जास्त महत्त्वाची आहे कारण कोल्हापूर आकाशवाणीतर्फे या कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग केलं जातं आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा डिस्टर्बन्स येऊ नये यासाठी कृपया सर्वांनी आपापले मोबाईल्स बंद करावेत. या व्यतिरिक्त देवल क्लबच्या खालच्या भागात पहिल्या मजल्यावर कॅसेट आणि पुस्तकांचं एक प्रदर्शन ठेवलेलं आहे, त्याचाही सर्वांनी लाभ घ्यावा. त्याचबरोबर उस्ताद अलादिया खाँसाहेब स्मृती दालन आपण देवल क्लबमध्ये तयार केलेलं आहे. यामध्ये खाँसाहेबांच्या फारसी भाषेतील
स्वतःच्या हस्ताक्षरातील बंदिशींची वही, तरुणपणीची काही दुर्मिळ छायाचित्र, कोल्हापूरच्या रसिक जनतेकडून त्यांना दिलं गेलेलं मानपत्र, खासाहेबांनी स्वतः वापरलेले तानपुरे, अशा अनेक गोष्टी एकत्रितपणे आपल्याला इथे पाहायला मिळतील. त्याचाही सर्वांनी जरूर लाभ घ्यावा. यानंतर मी कार्यक्रमाची सूत्र श्रीमती श्रुती सडोलीकर यांच्याकडे सोपवतो. नमस्कार. वास्तव में ये आज जो साक्षात्कार उस्ताद अजीजुद्दीन खान साहब के साथ हो रहा है, इसकी भाषा का माध्यम मराठी होना लाजमी था, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं मराठी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, और so to say he is very comfortable to communicate in Marathi. But for the benefit of the students of music who are conducting research in music from all over the world, to provide them with a reference, it is essential that we try to reach the people as much as possible in either Hindi, whenever possible in English, और जहाँ इम्पॉसिबल है वहाँ हम मराठी में बात करेंगे. तो मैं समझती हूँ आप सब लोग इन तीनों भाषा से वाकिफ़ हैं, तो आपसे इजाज़त लेकर मैं बाबा से कुछ सवालात करूँगी, जिनका जवाब बाबा मैं आशा करती हूँ हिंदी में करेंगे, मगर जहाँ वो लाजमी समझे मराठी में बोलेंगे, उसका मैं अनुवाद करके आपके लिए हिंदी में कर दूंगी. नमस्कार बाबा. आप हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि आपके अब्बा जी उस्ताद अल्लादिया खान साहब, इनके साथ आप कितने साल रहे और कहाँ रहे? नमस्कार. मैं आपसे एक बात पहले कहना चाहूँगा कि मैं पहली सारी उम्र मेरी महाराष्ट्र में गई, और महाराष्ट्र में रहने से मैं पूरा महाराष्ट्र में मराठी बन गया हूँ, और यहाँ तक कि मेरी ये भाषा मराठी हो गई है, और मैं मेरे ख्यालात और मेरे जज्बात जितने मराठी में अदा कर सकूँगा उतना मैं अपनी भाषा में, मातृभाषा होकर भी मैं उसमें से जाहिर कर सकूँगा. कहीं इसमें ये शासन का है, क्योंकि इसमें ये मैं पूरा मराठी हो गया हूँ. मेरा आयुष्य पूरा सब यहाँ मराठी में गया है. मेरी घरी भाषा ये सब मराठी हो गई है, और मेरे जज्बात में जहाँ तक अच्छी तरह से मराठी में इस्तेमाल कर सकूँगा उतना मैं इसमें कर सकूँगा कि इसमें ये शंका बांध होती है. इतना मैं पूरा मराठी बन गया हूँ. कोई बात नहीं बाबा, आप जैसे आप बोला. आप बताइए अब्बा जी के साथ आप कितने साल रहे, कहाँ रहे? 1946 से 1946 तक 46 तक. तो 40 से 10 साल बराबर उनके साथ में रहा. और जब कभी कोल्हापुर आते थे, जब कोल्हापुर भी उनके साथ ही आता था, 44 में उनका यहाँ विजयाल में सत्कार हुआ, उस वक्त यहाँ आए, फिर वहाँ से फिर चले गए वापस बम्बई, तो उनके साथ भी रहा था. आप इसमें कहते हैं कि 1936 से 1940 तक बम्बई में सर्वेयर बिल्डिंग में बाबूलाल मार्केट के नज़दीक, और 41 से 42 एंड तक कोल्हापुर में, और फिर से 42 से 46 तक यानी खान साहब के अंतकाल तक आप बम्बई में उनके साथ रहे. मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके सामने कभी उन्होंने
बुर्जी खान साहब, मंजी खान साहब को तालीम दी थी? मुर्जी खान साहब को उन्होंने तालीम दी, मैंने कोल्हापुर में अभी आते थे तो उनको तालीम देते हुए देखा मैंने। मंजी खान साहब को तालीम देते मैंने देखा नहीं। आपके सामने उनकी किसी की तालीम नहीं हुई? नहीं, मुर्जी खान साहब को कभी कोल्हापुर आते जब देता हुआ देखा है मैंने। हाँ। नई नई राग की तालीम को सिखाया करते थे। अच्छा, खान साहब के कौन से शिष्यों की तालीम के वक्त आप वहाँ हाजिर होते थे? केसर भाई जब दादर में रहा करती थी तब खान साहब, मेरे अब्बा जी दादर जाया करते, गाड़ी भेजती थी उनके साथ में, 2-3 मरतबा जाके केसर भाई की तालीम सुनी मैंने। और उसके बाद फिर लीला भाई शिरगांव के घर पे शाम को गुलू भाई जश्न मारा आया करते थे, तो उनकी तालीम गुलू भाई को दिया करते, उसके साथ मुझे ही वहाँ सिखाया करते थे। उसके बाद में भी शाम को बैंड स्टैंड पे जाके नई नई राग रागिनी में बैंड स्टैंड पे भी सिखाया करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो विक्रमादित्य कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो नए नए राग खान साहब गाया, उसके बाद में एक जाहिर उसमें खासगी प्रोग्राम हुआ था हाँ। गोखले के घर पे, हाँ, वहाँ मैंने संपूर्ण मांस का महेश बहुत से राग गाए। संपूर्ण मालकंस हाँ, गाया था। और भी नहीं रहा ऐसे गाय के कभी केसर भाई ने सुने नहीं थे। अच्छा, तो पहले सुबह केसर भाई सुबह दूसरी दिन आई तो कह लिए खान साहब ये चीज़ें हमें, ये राग कभी आपने सिखाए नहीं हमें। तो अब्बा जी कह रहे बेटा मेरा पेट किसी ने खाली नहीं किया, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, मैंने किसी सिखाया नहीं उससे, मेरे पास जो कुछ आया जिससे जो कुछ सिखाया मैंने सिखाया। तो कहने लगे मुझे अब ये नई चीज़ें सिखाइए, तो आओ सिखाता हूँ मैं। हाँ, तो मैं विष्णुपंत शिरोडकर का घर नज़दीक था, वहाँ मुझसे केसर भाई के लिए बाबा मैं वहाँ आऊँगी, आप इनको लेके आइए। उस जमाने में वहाँ बम्बई में विक्टोरिया घोड़ा गाड़ी थी, जी जी, उसमें बैठ के हम वहाँ जा करते थे। तो फिर केसरवा की दोबारा वहाँ भी तालीम शुरू हुई, शुरू हो गई। उस वक्त उनके साथ में जाया करता अच्छा, था। फिर बाद में अपने सुशीला रानी पटेल को सिखाया करते थे। उस वक्त मामन राव सहेलकर और मैं हम जाके वहाँ जाके थे, वो उनकी तालीम सुनी थी। अच्छा, ऐसे उनके तालीम सीखने का सौभाग्य मिला। आपने शायद शंकरराव सरनाइक जब और हाँ, सीखते थे? वो कोल्हापुर में जब बाद में जब शंकरराव सरनाइक आगे यहाँ रह गए थे कंपनी छोड़ के, फिर कभी कभी बाबा जा करते उनके साथ ही शंकरराव सरनाइक की भी मैं तालीम सुनी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि फ्रेंच ब्रिज में जहाँ नानू राव जी का घर था, हाँ, वहाँ वामन राव जी वहाँ वामन राव जाके थे, उस वक्त वामन राव आते थे और वहाँ जाके वामन राव को भी वहाँ तालीम मिलता, उनके वामन राव को मुझे, उन दोनों को वहाँ तालीम दिया आपको करते। दोनों को मिला के दोनों को उन्होंने दिया वहाँ करते के थे। साथ में दिया है। अच्छा, आपने कभी अलाउद्दीन खान साहब को अपना रियाज करते हुए सुना था? वो उनको अकेला राग सुनने की कोई मेरे कभी सुना नहीं, मगर उन्होंने इतना रियाज किया हुआ था और उठना बैठना सोचना समझना दिन भर वो तो हमेशा रियाज उनका चलता रहता था। यहाँ तक कि वो सोते रहते थे तभी उनके हाथों की उंगली ऐसी ताल गिनती रहा करती थी, चलती थी। तरसों में थी हमेशा। हो रात्र वो गाने का चिंतन ही क्या करते थे, अलग रात तो उनका आयुष्य भर किया ही है। हाँ, और उसके अलावा जब तो वो एक दफे बीमार हो गए थे तो उनको ऑक्सीजन दिया हुआ था, वो बेहोश थे। तो ये डॉक्टर लोग आके देखे तो देखते हैं तो उनके हाथ ऐसे से चल रहे थे। तो डॉक्टर कहने लगे ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे ये बहुत महान संगीतकार हैं और इनके रातों अहोरात्र संगीत की चर्चा चलती हो, उनका कुछ संगीत में कुछ इनका शायद चल रहा होगा। ऐसे वो अहोरात्र मेहनत क्या करते, उनको अलग मेहनत करने की जरूरत ही थी और आयुष पर मेहनत ही किया और संगीत की सिवा उनका कोई दूसरा कोई चारा नहीं था। आपने मुझे एक बार बताया था कि उनकी जवानी में वो जब ट्रैवल करते थे तब रेलवे में जब जाया करते हाँ थे। हाँ, उनको ऐसी आदत थी, रेल की स्पीड चलती थी, स्पीड के हिसाब से अपना गला फिराने की उनकी आदत थी। हाँ। और उस जमाने में बहुत तैयार गाते थे, मगर एक महफिल में एक बहुत अच्छी थे, हमेशा ऐसे बहुत तैयार गाए और सब लोग चले गए तो एक ज़ईफ कलाकार बैठे हुए थे। हाँ, सब लोग चले गए और वो गई तो आपने पूछा आपकी तारीफ के लगे, बेटा मैं तुम्हारे गाने से बहुत खुश हुआ हूँ, मगर एक बात नुक्ते की और बुजुर्गों से चली हुई बात वो मुझे कहनी थी इसलिए मैं रुका हूँ। तो अब्बा जी ने कहा फरमाइए क्या? तो बेटा अभी ये जवानी है, जब तक तुम खूब तैयारी हो खूब जोरदार गा सकते हो, मगर जब तुम बुढ़ापा आएगा ये जो तैयारी के ताने ये बेसुर हो जाएंगी। तो इस लिहाज से बहुत ये काम इतनी की तैयारी गाना तुम मत गाओ और धीमी दहीकारी दही तालबाजी करो। तो ज़्यादा तैयार गाना अभी तुम गा सकोगे मगर बुढ़ापे में ये ताने बेसुर हो जाएंगी, इसका ध्यान रखो। तो उस वक्त से अब्बा जी ने ज़्यादा तैयार गाना आप छोड़ दिया और धीमी लयकारी तानबाजी करना शुरू किया।
और वो उन्होंने बात हमेशा ध्यान में रखी। अच्छा। बुजुर्गों की बात वो हमेशा मना करते थे। बहुत काम की बात बताई थी। आपके घराने में अन्य जो कलाकार थे, जैसे नत्थन खां साहब थे वगैरह, और अन्य घरानों से जो उनके दोस्त थे, घरानों के गायकी गाने वाले उनके जो दोस्त थे, क्या उनके साथ उनकी कोई चर्चा विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था? हमेशा किया करते थे। उनकी तो आदत ऐसी थी, बचपन से वो सब बुजुर्ग लोगों में बैठा करते थे। जयपुर में जो बुजुर्ग थे, गुमरीजान जयपुर का तो बहुत गुमरीजान बड़ा सा था। सब बड़े बड़े कलाकार उन लोगों के हमेशा साथ में बैठते, उनकी गुण चर्चा सुना करते थे। और जहाँ जहाँ उनकी महफिल होती वहाँ जो कलाकार आते, उनके साथ गाने के बारे में, संगीत के बारे में हमेशा चर्चा करा करते। और उसके बाद में जब भातखंडी जी वहाँ आए थे बम्बई में, वहाँ भी उनके साथ चर्चा की और उनकी जो बातें थी उस पर खूब कायम दर है। हाँ। हाँ, आपने यहाँ कहा है कि बम्बई में बरकतुल्लाह खां साहब सतारी है, हाँ, उनके साथ तेलंग विलायत खान शास्त्री, साहब, विलायत खान अजमत हुसैन खान साहब, ये सब लोग उनके पास आया करते, गाने के बारे में चर्चा किया करते थे, राग रागिनी पूछा करते थे, सबको दिल खोल के उनको सबको बातें किया, अच्छा। सबको बताया करते थे। नए रागों की निर्मित के बारे में खां साहब का क्या ख्याल था? उनका ये ख्याल था कि उन्होंने कहा भाई बुजुर्गों ने इतनी गान संपत्ति राग संपत्ति इतनी दी हुई है, उनको खुद को इतनी चीजें और राग याद थे कि वो पूरी जिंदगी भर वो गाते रहेंगे तभी वो खत्म नहीं होती, इतने उनके पास सब संपत्ति थी। जी। तो कहना कि भाई नई राग बनाने की जरूरत ही क्या है, ये है वही अपन पूरा गा नहीं सकेंगे उम्र भर तक और वो फिर रह जाएंगे, तो नई राग बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उनके ख्याल थे। इसलिए वो नई राग बनाने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। मगर यहाँ कोल्हापुर में एक हैदर खान साहब, हैदर बख्श जी एक सारंगी थे, वो भी हमेशा खान साहब के पास आया करते हाँ। और गुरु चर्चा गान चर्चा किया करते थे। वो कहते कि पूरे जमाने में बहुत लोग गाना बजा करते, नई नई राग बनाते थे, आजकल के लोगों में कुछ ऐसी कुछ मादा नहीं है। हाँ। वो कहने लगे भाई हैदर खान ऐसी बात नहीं है, अपने पास इतनी आलोट संपत्ति रागों की है और राग सागरी चीजें बनी हुई, नई बनाने की जरूरत ही क्या है। तो हैदर खान के नहीं कहने लगा आजकल के लोग कुछ नई निर्मित कर नहीं सकते। तो कहने लगे भाई मैं एक मामूली आदमी हूँ, मैं तुम्हें एक नई चीज बजा करके बता सकता हूँ, तुम बुजुर्ग के नाम तुम काय को लेते हो। तो उस वक्त उन्होंने एक नई ख्याल किया और एक नई बंदिश बना के उनको सुनाई, और वो अनामिका इस नाम से ही चलती रही थी। हाँ हाँ। मगर एक दफे खान साहब की बरसी में वामन राव चीज गाने के वास्ते बैठे और कहने लगे बाबा मैं ये 20 चीज गाने वाला हूँ, उसका नाम अनाउंस करना चाहिए, तो क्या बताऊँ। तो मैंने कहा खान साहब डागोर घराने के बानी के वो मूल पुरुष थे, गाने वाले गायक थे, तो इस नाम के रागिनी का नाम डागोरी दे दो। वो उस वक्त से उस चीज का नाम डागोरी हो गया। आपने उसका नामकरण डागोरी किया है, डागोरी किया, जो मैंने कल गाया था। हाँ डागोरी। अच्छा। पहले उस चीज को गोविंदराव के टेम की किताब में तक अनामिका ऐसे ही नाम था और उसी सिर्फ गाते थे, मगर नाम किसी ने दिया नहीं था। तो मैंने ये ख्याल किया ये उन्हीं ने बांधी हुई चीज है, और वो डागोर घराने के गायक थे, तो उसका डागोरी नाम दिया, डागोरी हो गई वो। और खान साहब की अपनी जो बंदिशें थी, हाँ उनमें उन्होंने अपना तखल्लुस। हाँ, बहुत सी दफे उन्हें कभी कभी ख्याल हुआ, उन्हें ऐसी बहुत सी फिर चीजें बंदिशें बांधी है, झंझोटी में उसमें है। अहमद पिया, अहमद दास, अहमद गुनी, ऐसा उनका तखल्लुस था। जी। जी। और आपकी जो बंदिशें हैं, अरे मैं जो आप क्या- बांधते हैं और हमें सिखाते हैं, आपने भी कई राग सिखाए हैं, हमें नए राग बनाए हैं, तो आप आपका कौन सा नाम उसमें इस्तेमाल करते हैं? मैं तो उनका दास हूँ, तो मैं क्या मैं कर सकता हूँ, जो भी लोग शिष्यों के आग्रह से कुछ किया है उसमें दास अहमद ऐसा मैं तखल्लुस पे नेम रखा है। अच्छा, धन्यवाद। जयपुर घराने के राग और बंदिश जो है, उनके बारे में अगर किसी को कुछ समझाना है, उनकी संकल्पनाओं को स्पष्ट करना है, तो हम किस तरह से उसे जयपुर गायकी को स्पष्ट कर सकते हैं? अपनी जयपुर गायकी के जो एक ध्रुपद का एक चीज है, प्रथम नाद सुरसादे वही गुनी जाकी सुध मुद्रा सुध बानी सुध गाय, ये जो ध्रुपद में बताया गया है उसका पूरी गायकी में हमारे आचरण है। आगा शुद्ध आकार, शब्दोच्चार और सुरों का ताल का सब ध्यान रखे और विस्तार पूर्वक गाना, और एक राग की चीजों में सर्वांगा पूर्ण सुकार की बढ़त होना, लयकारी के साथ ही इसकी गुंफन होना, और उसकी बढ़त होके पूरा आकलन होना, दम सांस बढ़ाना, उच्चारण
सुरों का लगाव और सुरों का जो एक में अलग अलग नहीं, एक सुर में से एक सुर, जैसे बादल चलते हैं, बादल एक बादल से दूसरा बादल निकलते, सुरों में से सुर ऐसे निकलना वगैरह जो कुछ बात है, और सब बातों से अलग एक चीज ऐसे उसका वातावरण निर्माण हुआ करता। और ये इसको जिसको कहते हैं मराठी में पाया शुद्ध गायकी, ऐसी ये पाया शुद्ध गायकी। फंडामेंटल्स पक्के करके लेना और उसके बाद में उसके ऊपर जो कुछ बढ़ाना है, बढ़त करना है वो। मैंने आपसे ही कई बार सुना है कि केसर भाई जी को जब तालीम दिया करते थे तब ध्रुपद अंग से, ख्याल की बंदिशें भी ध्रुपद अंग से कैसे बढ़त होगी इस तरह से उनको सिखाया जाता था। यानी जब तक पूरी बंदिश 16 मात्रा या 14 मात्रा जिसमें वो बंदिश बांधी गई है वो पूरा नहीं होता, दम सांस टिकना चाहिए। ये ध्रुपद की जो एक मूल कल्पना जो है वो केसरबाई जी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखाई थी, और उनकी गायकी में दम सांस का ये प्रयोग बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं सोच रही हूँ कि अपने पास जिन बुज़ुर्गों की गायकी के कोई नमूने हमारे यहाँ है, उसमें से केसरबाई जी का एक ललिता गौरी थोड़ी देर के लिए सुन लें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए। ललिता गौरी। और ये हमारी गायकी ध्रुपद हमारे के बेस, हमारी ध्रुपद गायकी उस पर बेस की हुई, मूल उसका साध्य, उसका ये सब लोग पूरे जमाने ध्रुपद ये थे। जी। उसके बाद में ये सब ख्याल गाने लगे, और अल्लाह बख्श अब्बा जी ने जो ध्रुपद थे उनकी चीजें ख्याल करके आप गाते हैं। अच्छा। हाँ। Yeah. अभी हमने जो सुना राग ललिता गौरी, इसी का हाथ पकड़ के हम आगे चलेंगे जोड़ रागों पर, कि हमारे घराने की खासियत है जोड़ राग। जोड़ राग तो है ही कठिन, जो गाने के लिए इतने आसान नहीं है, फिर भी हम सुनते हैं कि हमारे लोग, जब जयपुर के लोग सादे सादे राग भी गाते हैं तो वो अनवट लगने लगते हैं। तो ये क्या सच है कि हम जानबूझकर उनको अनवट बनाते हैं? उसकी जो शुद्धता है, उसका जो स्वभाव है, उसको हम आचरण को उसको बढ़ाते हैं, और उस तरह से ऐसे पेश किए जाते हैं कि उनको सादे राग भी उनको अवगुण मान देते हैं। तो वो हमारी गान पेशकारी का उसके स्वभाव है, ऐसे अच्छी तरह से पेशकारी की जाती है, उसको न्याय दिया जाता है। जो उस राग का जैसा राग है वैसे उस तरह से गाए जाते हैं। जैसे हम जो जोड़ राग जब गाते हैं तब दोनों रागों को इस तरह से हम
मिला देते हैं। उसमें दोनों रागों में का एक जो मुख्य स्वर होता है, वहां आके उस राग में से दूसरा, जिसको सांधा जिसको कहते हैं, उसमें से एक सांधे में से, जैसे रेल की पटरी एक पटरी में दूसरी पटरी में कब चल जाती है उसको पता नहीं चलता, वैसे एक राग में से दूसरे राग किस वक्त चला जाए उसको पता नहीं चलता। और दोनों रागों का ऐसा सम्मेलन होता है कि दोनों के मिलकर एक नया एक मिश्रण तैयार हो जाता है। आरोह में एक राग, आरोह में अंतरा एक, अंतरा राग, इसे दो अलग अलग राग नहीं गाते हमारे, दो राग ऐसे बेमालूम हो जाए कि वो सब मिला के एक राग बन जाता है, मगर फिर भी दोनों रागों की खासियत अलग अलग दिखाई देती है, मगर सब एक होकर एक चीज बनती है। ऐसी ही उसकी गाने की तरकीब है हमारी। जी। इसलिए मालूम देता है कि और लोगों को ये पेश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो गायकी है, ये सामान्य लोगों को, आम लोगों को बहुत कठिन लगती है। तो हमारे गायकी का जो चलन है वो किस तरह से होता है? जैसे हाँ, आप बता रहे थे कि पहले हम ठाए में गाते हैं, बाद में लय के साथ उसका काम होता है, थोड़ा उसके ऊपर आप। तो खास बात है ना, पहले अपना शुद्ध आकार से गाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। पूरा वो ऐसे आप लोग जिसे करते ये आकार से गाना बहुत मुश्किल चीज़ है। और शुरुआत बिल्कुल ठायरे से करना, उसकी बढ़त राग के अंग से और तालों को संभाल के, और बोल तान जो भी करते उसके साथ में भी आगे पीछे का ख्याल सुरों का रख के वो पेश करना, वो शुद्ध तरह से गाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है। आप जो कह रहे थे हाँ। कि जो यहाँ लिख लिया है कि स्वरों की उपज और शब्दों का जो फेंकना है, वो जैसे लय की नोकदार सुई बनाकर उसमें से उसको बुना जाता है, और इस वजह से जो हमेशा एक अंडर करंट इंटरवीविंग ऑफ लय with the notes and the bowls of the composition, जो लय और लय और सुर शब्द, दोनों का ऐसा मिश्रण रहता है। लय शब्द और सुनों का बेमालूम ऐसा मिश्रण किया जाता है, और वो सिर्फ तालीम से ही पाया जाता है। इस वजह से ये गायकी शायद आम लोगों के और लिए दम छास उसका जब से दम इतना छास। सामान्य लोग इतना दम छास करना मुश्किल हो जाता है। हमने हमारे पिताजी से ये भी सुना है कि इस घराने में जो ताल का सूक्ष्म विचार किया गया है, वो शायद खान साहब की ध्रुपद धमार की तालीम की वजह से हुआ है। बेशक, बेशक। ये गायकी ध्रुपद धमार से आधारित है ना। जैसे ध्रुपद धमार में बुड़न, दुगन, चौगन, आड़, क्वाड़, ये जैसे ताल के विचार किया, ऐसे सब ख्यालों में उसमें सब उसका विचार किया था। तो सब ताल अंग भी है, सुर अंग, दोनों का मिश्रण किया हुआ। जी। सिर्फ तालबाजी और उखाड़ पछाड़ भी नहीं है, सुरों की सिर्फ पूरी लंबान चौड़ान भी नहीं है, दोनों का साथ मिश्रण किया हुआ है। खान साहब और हैदर खान साहब, इनकी तालीम तो एक ही साथ हुई थी, मगर अपने आवाज़ की जो तकरार आवाज़ में पैदा हो गई, जो कुछ कमी आई, खामियाँ आने लगी, उस वजह से खान साहब ने अपने गायकी का ढंग बदल दिया। अपने आवाज़ के मुताबिक उन्होंने अपनी गायकी को ढाल दिया। ये जो नया विचार था, क्या उस उनके नए विचार से हैदर खान साहब वाकिफ थे? वाकिफ थे, और मगर उनको वो अदागी करते हुए पहली ज़माने की जो गायकी वो हैदर खान साहब पूरी गा ही सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ तो अच्छा था। तकलीफ थी खान साहब को हुई थी, बड़े खान साहब को, मगर उनका जो ख्यालात उन्होंने बताए थे, मगर फिर भी हैदर खान साहब अपनी पुरानी गायकी और सब गायकी हमेशा पेश करते रहते थे। और ये नई गायकी जो नए का विचार है, उसका दोनों का मिश्रण करके उन्होंने अपने बेटों, अपने भतीजों को और शिष्य लोगों को सिखा हुआ है। अच्छा। मूल गायकी उसमें कभी फर्क नहीं हुआ है। अच्छा। खान साहब को गाने में जो परेशानी थी, इसलिए उन्होंने गाने में थोड़ा सा बदल किया, मगर जो खास मूल गायकी उसमें उनके बदल नहीं हुआ। आवाज़ के स्वरूप में जितना जो कुछ अदाई कर सकते आसानी से, उतने सिर्फ में से बदल किए थे। अच्छा। खास जो पाया शुद्ध जो गायकी मूल गायकी उसमें फर्क नहीं मूल किया। तत्वों को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि हैदर खान साहब की आवाज़ बहुत मीठी थी। बहुत मीठी थी और बहुत हल्की थी, ऐसे बहुत बहुत बारीक जटिल और बारीक बारीक तालों की फिक्र करते, वही सब खास मंजी खान साहब के गाने में था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मंजी खान साहब के गले में जो हल्कापन था, हाँ, वो ज्यादा हैदर खान साहब की हैदर खान गायकी साहब से। वही हैदर खान साहब की आवाज़ बहुत पतला और बारीक महीन आवाज़ था, लंबा चौड़ा था, बहुत मजबूत था। वैसे मंजी खान साहब का भी आवाज़ बहुत पतला और ऐसे
बारीक बारीक हरकतें भी निकाल सकते थे। अच्छा। वो सब हैदर खान साहब ने बता दी। और ये और फिर बाद भी- लोगों ने ऐसे कहा हुआ है कि वो रहमत खान साहब के गान की मिट्टी, रहमत खान साहब की गायकी अलग, हमारी गायकी अलग थी। एक बात ये थी कि रहमत खान साहब के साथ मधुर और पल्लेदार आवाज़ था, वैसा मंजी खान साहब का पल्लेदार और मधुर आवाज़ था। हाँ। मगर उनकी गायकी अपने घराने की थी। और बड़े खान साहब जो बारीक सारीक बातें नहीं कर सकते थे आवाज़ की वजह से, मगर वो घराने में हमारी गायकी में थी। वो हैदर खान साहब की तरफ से उनको सीखी गई थी। और इन सब में बुर्ज खान साहब इनके लोगों में आवाज़ की वजह से वो बारीकी और उनके जो तानों में जो कितनी मही बातें और बढ़ के हरकत थी, वो हरकतें ये लोग और लोग कर ही सकते थे। और वो हैदर खान साहब ने उन्हें सिखाई नहीं थी। क्योंकि हमने कई गलत फहमियाँ सुनी हैं मंजी खान साहब के बारे में वो सब कि बेकार की बातें, बेकार सी बातें हैं सब। मंजी खान साहब रहमत खान साहब की गायकी से प्रभावित हुए। अरे और उनके ये- घराने में किसी बात की कमी थी क्या? दूसरे के लेने की क्या जरूरत थी उनको? सब उनके पास मिला था। और वो सब वही आचरण किया करते थे, अपने घराने की ही गायकी गाते थे वो। तो लोग कहते हैं, कहना अच्छा लगता है लोगों को कि रहमत खान साहब की गायकी से है, मंजी रहमत खान साहब साहब बहुत बड़े थे, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, बहुत अच्छा गाते थे। उनकी गायकी अलग, हमारी गायकी बिल्कुल अलग थी। और आगे चलकर ये भी कहना है कि रहमत खान साहब की गायकी से प्रभावित होने की वजह से मंजी खान साहब से अलाजा खान साहब नाराज थे। वो किसी ने भी उठाई बातें हैं। अच्छा। ऐसे कुछ नहीं, बहुत सी बातें लोग, शिष्य लोग, कोई बहादुर लोग उठा देते हैं, मगर उसमें कोई खास बात नहीं है। आपने ये बताया है कि हैदर खान साहब रात को अलादे खान साहब की मोगूबाई, शालिग्राम बुआ, इन लोगों की तालीम ख़त्म होने के बाद रात के 10 साढ़े 10 बजे के बाद हैदर खान साहब के साथ बैठ जाते थे। हाँ। फिर से रागों का रियाज और नया कुछ जो सोचा है उसके बारे में। शुरू में अपने बच्चों को लेके दोनों बैठा करते थे। वो बच्चे 2 साढ़े 2 बजे सो जाते थे, तो दोनों भाई रात रात भर तक रियाज किया करते थे, रात भर रियाज करते थे। हैदर खान साहब जब तक जिंदा थे तब तक उस वक्त तक अल्लाह खान साहब के पास गाना सीखते थे, दोनों मिलकर रियाज किया करते थे रात रात भर। अच्छा, तो हैदर खान साहब की तालीम पाई हुई 2 शिष्यों का एक रिकॉर्डिंग हमारे पास, नमूने उसके हमारे पास हैं। एक है लक्ष्मीबाई जाधव और हैदर खान साहब, और अल्लाह खान साहब की तालीम जिन्होंने पाई, ऐसी मोगूबाई जी का भी रिकॉर्डिंग अपने पास है। तो हम इसी बहाने इन दोनों रिकॉर्डिंग्स के नमूने सुन लेंगे। ये किनका रिकॉर्डिंग है? लक्ष्मीबाई जाधव। ये संपूर्ण मालकंस है।
बड़े जी, भूजी खां साहब और मंजी खां साहब, इन तीनों के आवाज़ के गुणधर्म और उनकी गायकी और उनकी तालीम के बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे? बड़े जी यानी बड़े जी का आवाज़ अच्छा पल्लेदार और बहुत पासीदार आवाज़ था। और उनको अपने गाने की सब बातों का अंग उनके गाने में था। और यहाँ तक कि बाज़ वो गाते में लोगों ने सुना था तो कहने के बराबर जैसे अल्लाह दिया खान साहब गा रहे हैं, ऐसे मानते थे। इतनी पूरी गायकी उनकी आवाज़ थी और खूब पल्लेदार, और क्या खास उनकी आवाज़ में बहुत पासीदार आवाज़ था, बहुत इफेक्टिव उनका आवाज़ था। मंजी खां साहब की आवाज़ जैसे आपने कहा कि रहमत खां साहब की जैसे हाँ, मीठी, मीठी और पतली बहुत और पतली, ऊंची, बहुत बारीक सारीक बातें भी उनकी बहुत आदाई हो सकती थी। तो बहुत पल्लेदार, अच्छा, बहुत मीठा आवाज़ था। और शायद भूरजी खां साहब की आवाज़ अपनी तबीयत की किसी तकरार की वजह से हाँ, भूषी खान साहब उसका बहुत अच्छा पहला पुराने गाना था, बहुत पल्लेदार आवाज़ था, मगर बीमार होने की वजह से उनको बहुत सर्दी हो गई, हमेशा सर्दी वजह से आज थोड़ा सा बोझल हो गया था। अच्छा, हम यहाँ अल्लाह खां साहब के शिष्य गोविंद बा शालिग्राम, उनके शिष्य आनंद बुआली में और उस्ताद मंजी खां साहब के शिष्य जो बाद में अल्लाह खां साहब से सीख रहे थे, उस्ताद गुलू भाई जज्जनवाला जो मेरे भी गुरु रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स के थोड़े नमूने सुनेंगे। ये एक साथ मैं इसलिए ले रही हूँ कि मंजी खां साहब, अल्लाह खां साहब बड़े जी के कोई शिष्य तो नहीं रहे, मगर अल्लाह खां साहब, मंजी खां साहब और भुर्जी खां साहब के शिष्यों की जो एक परंपरा है, उसमें से इन तीनों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, उनको सुनना चाहेंगे। लिमय बुआ, आनंद बुआ लिमय। Dere kal jai jo